हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान की दूसरी क्लास है। तो आज से हम भारतीय अनुसूची देखेंगे। सबसे पहले अनुसूचियाँ होती क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये अनुसूची है क्या, शेड्यूल है क्या, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जब आप भारतीय संविधान के पुस्तक को जब आप खोलते हैं तो पहले पेज पर ही प्रस्तावना दिया गया है और उसके जस्ट बाद ही भारतीय अनुसूचियां जो है वह वर्णित की गई है। ठीक है, भारतीय अनुसूची है क्या, इसकी क्यों इतनी जरूरत पड़ी, तो याद रखेंगे भारतीय अनुसूची बनाने का एक उद्देश्य था कि जो नई सरकार बनकर आती है, जब नई सरकार चुनकर आती है तो नई सरकार को उनके कर्तव्यों के बारे में बोध कराने का कार्य ये भारतीय अनुसूचियां जो है वह करती है। चूंकि संविधान काफी बड़ा है, इसलिए जब नई सरकार जब चुन के आती है तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए जिस कुंजी की आवश्यकता होती है वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान जब बनाई गई तो इन अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, परंतु वर्तमान 2024 तक भारतीय अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है अभी जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा। आप पेन और कॉपी लेकर चलेंगे, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए। अगर जहां पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय अनुसूचियां, शेड्यूल। ठीक है, यह है, स्क्रीन में शो हो रहा होगा भारतीय अनुसूचियां। तो वही जो मैंने बताया, अनुसूची का मतलब वही है कि जो नई सरकार जो चुन के आती है और उन सरकार को जो मार्गदर्शन दिया जाता है, जो मार्गदर्शन जिस चीज से मिलता है वह है अनुसूचियां। नई सरकार उन्हीं चीजों पर फोकस करती है और उन्हीं चीजों के हिसाब से कार्य करती है। ठीक है, तो यह है अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट, एक एक करके हम पूरी तरह देखते जाएंगे। चलिए, तो यह है, आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा ये अनुसूचियां। तो सबसे पहले अगर पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो सबसे पहली अनुसूची में है देश और राज्यों के मतलब हमारा जो भारत देश है और उसके अंतर्गत जो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह अनुसूची 1 में शामिल है। तो याद रखिएगा, अनुसूची 1 में संघ, राज्य और क्षेत्रफल, भारत देश के अंतर्गत संघ, राज्य और क्षेत्रफल बताया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या है सरकार का कर्तव्य, तो सरकार का कर्तव्य यह है कि भारत का जो वर्तमान जो मैप है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख सबसे ऊपर छोर से लेके लास्ट इंदिरा पॉइंट तक और उधर गुजरात के कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश के नेफा सेक्टर तक हमारा जो देश है वह पूरा भारत अखंड रहे, अर्थात भारत की सीमा की सुरक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है तथा इस सीमा को बनाए रखना, संतुलित रखना और एकता के सूत्र में उनको पिरोए रखना, यह भारत सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए इसको अनुसूची 1 में जगह दी गई है। याद रखेंगे, अनुसूची 1 में क्या है, संघ, राज्य और क्षेत्रफल। संघ, राज्य और क्षेत्रफल अर्थात भारत देश के अंतर्गत भारत एक संघ है, पता है ना, 28 राज्यों से मिलकर भारत बनता है। साथ ही इसके अंतर्गत 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, यह अनुसूची। अभी हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, डिटेल करेंगे तो वो चीजें और भी स्पष्ट होगी। अभी आपको मैं स्क्रीन में जो अनुसूचियां दी गई है उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है,
दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। याद भी करते जाइए तो वो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है, और लिखते भी जाएंगे, याद भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, ठीक। चलिए, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तो किसके वेतन और भत्ते? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पदाधिकारी दिए गए हैं उन पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है, ठीक है। मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, याद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। अभी आप देखिए, नेक्स्ट है तीसरा, अनुसूची 3। अनुसूची 3 में है शपथ और प्रतिज्ञा, ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा। नेक्स्ट अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चूंकि नई सरकार चुन के आई है, जैसे लोकसभा का भी चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, तो नई सरकार चुन के आ गई, अर्थात लोकसभा का सीट तो भर गया, परंतु राज्यसभा भी महत्वपूर्ण है। आपको यह पता ही होगा कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर केंद्र सरकार के संसद को पूर्ण करते हैं। इसीलिए लोकसभा जब कंप्लीट है तो राज्यसभा भी पूर्ण रूप से एक्टिव मोड में होना चाहिए, अर्थात वहां पर भी किसी भी प्रकार का रिक्त नहीं होना चाहिए। तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, वैसे ही राज्यसभा के सीटों की संख्या 5 है। तो वही आवंटन जो जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, तो वो है अनुसूची 4 का विषय। नेक्स्ट है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में बताया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र है, भारत देश के अंतर्गत जो जनजाति या जनजातीय क्षेत्र है, उस जनजातीय क्षेत्रों को मतलब संपूर्ण भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संचालित किया जाएगा, ठीक है, कौन प्रशासन का बागडोर संभालेगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा, ये सारी चीजें जो है अनुसूची 5 में बताई गई है। अर्थात अनुसूची 5 में संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुसूची 5 संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्रों में प्रशासन। नेक्स्ट है छठवां है, 6वीं अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संचालित किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुसूची 5 में संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्रों में प्रशासन, परंतु असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों में प्रशासन। क्लियर? अब इसको अलग क्यों किया गया है ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा। आप नोट्स बनाते चलिएगा, याद करते चलिएगा। तो उम्मीद है ये अनुसूची 6 तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची है सूची विभाजन, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। क्यों ऐसा किया गया है? तो कारण यह है कि कोई भी, जैसे मान ले केंद्र सरकार भी वही कार्य करेगी या राज्य सरकार भी वही कार्य करेगी, तो दोनों के बीच शक्तियों का टकराव होगा। तो चूंकि हमारा देश जो है वह संघ राज्य है, इसलिए भारत देश के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत बताया गया है। अर्थात केंद्र सरकार का विषय अलग होगा, राज्य सरकार का विषय अलग होगा, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसको दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं और बनाते भी दोनों मिलकर हैं, तो उसको समवर्ती सूची कहा गया है। तो वही चीजें किस में बताई गई है? अनुसूची 7 में बताई गई है। याद रखेंगे, अनुसूची 7 में सूची विभाजन, किसके बीच सूची विभाजन? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाने का प्रयास करते हैं, कानून बनाते हैं। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कार्यालयीन भाषा के बारे में बताया गया है। वर्तमान में कार्यालयीन भाषा की संख्या 22 है, परंतु मूल संविधान में कार्यालयीन भाषा की संख्या सिर्फ 14 थी। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है 8 अनुसूची तक समझ में आया होगा। यही याद रखेंगे, यही मूल अनुसूची है। 8वीं अनुसूची तक ही मूल अनुसूची है। इसके बाद संशोधन में वो सारी चीजें जोड़ी गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए
आगे है 9वीं अनुसूची। तो मैंने आपको बताया कि 8 अनुसूची ही था, 9वीं अनुसूची नहीं थी, सिर्फ 8 अनुसूची थी। तो 8वीं अनुसूची के बाद जो भी चीजें होगी वो जोड़ी जाएगी, और जोड़ी जाएगी तो संविधान संशोधन कहलाएगा। तो याद रखेंगे 9वीं अनुसूची जब ऐड की गई तो वह समय मतलब वो जो 9वीं अनुसूची था वह पहला संविधान संशोधन 1951, याद रखेंगे पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट 1951, याद रखेंगे पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसमें क्या चीज जोड़ा गया, भूमि सुधार कानून। याद रखेंगे भूमि सुधार किस विषय के मतलब किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन 1951। इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे ना, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे मतलब इसके अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चन यदि आप ये वीडियो देखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, तो बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। जैसे 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया, वैसे ही 10वीं अनुसूची जो था वो है दल बदल कानून, और दल बदल कानून जो है वह जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985। याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून जो है वह जोड़ा गया। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची, तो पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची। वैसे ही 12वीं जो अनुसूची है वह नगरीय निकाय की व्यवस्था है, और वह जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय व्यवस्था। तो उम्मीद है ये 12 की 12 अनुसूचियां आपको याद हो गई होगी। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, आप जल्दी से रिवाइज करिए मेरे साथ। पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो संघ, राज्य और क्षेत्रफल की बात की गई है, ठीक है, अर्थात भारत देश के अंतर्गत चूंकि भारत देश राज्यों का एक संघ है, अर्थात 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बीच आपसी संबंध कैसे होगा, कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाएं संपादित की जाएगी कि भारत देश जो है अखंड हो, अर्थात भारत के सीमा की रक्षा हो, भारत जो है पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में हो, जैसे अभी है वैसे ही आने वाले समय में हो, अर्थात भारत का कोई भी अतिक्रमण ना कर पाए, इस पर सरकार जो है पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगी। तो ये पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो वेतन और भत्तों का मतलब के बारे में बताया जाता है। वेतन और भत्ते, तो वेतन और भत्ते किनके, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वेतन और जो भत्ते दिए गए हैं वो भारतीय पदाधिकारियों को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञा, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति होगी, जो मनोनीत होंगे या जिनका निर्वाचन वो निर्वाचित होंगे, तो उनको शपथ और प्रतिज्ञा दिलाने का कार्य तथा कौन सा शपथ वो लेंगे उसके बारे में पूरा विवरण जो है अनुसूची 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन बताया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्रों में प्रशासन बताया गया है। 6वीं अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताया गया है।
सातवीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो यहां पर शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को फुलफिल किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार की सूची, राज्य सरकार की सूची और केंद्र और राज्य जहां पर दोनों मिलकर कार्य करती है वह समवर्ती सूची के विषय के बारे में बताया गया है। अर्थात केंद्र सूची के विषय पर जो विषय दिए गए हैं उस पर संसद जो है वह कानून बनाने की शक्ति जो है वह केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सूची के जो विषय दिए गए हैं वहां पर राज्य की विधानसभा को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के विषय में यह अधिकार है कि संसद और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, ये दोनों मिलकर कानून बना सकती है। परंतु यदि टकराव की स्थिति में हो तो केंद्र के द्वारा संसद से जो कानून बनाया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत वही कानून लागू होगा। ठीक है, ऐसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बना सकती है ना, परंतु जब केंद्र अगर पहली बार बना दे उसके बाद राज्य अगर बनाए तो केंद्र जो है वो एक प्रकार से आदर्श के तौर पर वह कानून होगा, अर्थात राज्य जो है उस कानून की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, उस कानून के हिसाब से ही बना सकते हैं, अर्थात बैलेंस करके बनाएंगे और ऐसे बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करते हो। ठीक है, तो यह है समवर्ती सूची, इस पर भी हम काफी चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट